2 अक्टूबर 1955 मर्चेंट व्हीकल जोईता को सामोआ के आपियाज हार्बर से तोकेलाओ आइलैंड सामान डिलीवर करने के लिए तैयार किया जा रहा था। दरअसल तोकेलाओ आइलैंड पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, जिस वजह से वहां अर्जेंटली ढेर सारी मेडिकल सप्लाईज को जल्द से जल्द पहुंचाना जरूरी था। चूंकि कंसाइनमेंट छोटा था और जहाज को जल्द से जल्द प्रिपेयर करना था, इसलिए इस काम की कम कॉस्ट और समय की पाबंदी को देखते हुए MV जोईता को चुना गया। 2 अक्टूबर को जहाज में मेडिकल सप्लाईज, टिम्बर, 45 गैलन के 80 ड्रम्स, आटे और चीनी जैसे बेसिक खाने के सामान लोड किए गए। मगर इसमें इतना समय लग गया कि जहाज उस दिन निकल ही नहीं पाया और अगली सुबह यानी 3 अक्टूबर को सुबह के 5 बजे रवाना कर दिया गया। अब दोनों पॉइंट्स के बीच करीब 500 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए महज 48 आवर्स के बाद 5 अक्टूबर को जहाज को सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना था। 6 को सभी सोच रहे थे कि आज जोईता अपना सामान डिलीवर करने के बाद वहां से निकल चुकी होगी, मगर तभी उनके पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जोईता अभी तक उनके यहाँ आए ही नहीं और वो सभी सप्लाईज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने तुरंत जोईता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मगर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ढूंढने के लिए सभी को भेजा गया, मगर 2 दिन बाद भी ना तो जहाज मिला ना उसका मलबा मिला। हालात कुछ इस कदर थे मानो वो जहाज एक पल उस समुद्र में घूम रहा हो और अगले ही पल चुटकी बजाते ही किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया, जिससे सभी हैरान थे। मगर उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे जो उन्हें दिखने वाला है वैसा कुछ ना तो कभी इतिहास में देखा गया था और ना ही कभी देखा जाएगा। आखिर वो जहाज गायब कहाँ हो गया? उसके साथ बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाया? और अगर आपको लगता है कि वो डूब गया था तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इतने से ही हैरान हो गए हो तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram के यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। रेडियो फ्रीक्वेंसीज और डिस्ट्रेस सिग्नल चेक करने की कोशिश करी गई, मगर उस जहाज से किसी भी तरह का मेडे सिग्नल यहाँ के रेडियो पर रिसीव नहीं किया गया था। जब कहीं से और कुछ रास्ता नहीं दिखा तो 6 अक्टूबर के दिन इस बात की जानकारी सरकार को दी गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड रॉयल एयरफोर्स तुरंत आसमान में रवाना हो गई और उस पूरे रूट के साथ साथ आसपास के 1 लाख मील यानी करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को तलाशने लगी। मगर जोईता तो छोड़ो, ना तो उसके किसी क्रू मेंबर का पता लग रहा था और ना ही उसका कोई मलबा आसपास दिख रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि वो डूबी है या सही सलामत है। हर तरफ से प्रयास करते करते हफ्ता बीत गया, मगर तब भी जब जहाज का कोई भी सुराग नहीं मिला तो सब ने यही मान लिया कि वो किसी खराबी के चलते डूब गई होगी और उसके सभी क्रू मेंबर्स उसी के साथ मर गए होंगे। विश्वास करना लाजमी भी था, आखिर जोईता की कंडीशन ही ऐसी थी। असल में जोईता साल 1931 में अमीरों की लग्जरी यॉट हुआ करती थी, जिसे विश्व युद्ध के समय सरकार ने जबरन अपने हाथ में लेकर उसे डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इस लड़ाई में उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जब उसे दोबारा कमर्शियल पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के प्रोफेसर कैथरीन लौमाला ने खरीद कर रिपेयर भी करवाया, तो भी उसमें एक से एक क्रिटिकल खामियां आती रहती थी। उसके बल्क हेड्स वाटर टाइट नहीं थे, पाइप्स में जंग की परत लग गई थी और अगर एक बार को ये सब इग्नोर भी कर दिया जाए तो जहाज के मालिकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लाइसेंस सेलर हायर करे। इसीलिए उन्होंने लाइसेंस रद्द होने के बावजूद डस्टी मिलर को चुना। अब डस्टी कुछ समय से खराब ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ना सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक कर्ज में डूबा हुआ था, मगर इस बात से परिचित भी थे कि जोईता के हालात कितने खराब है। अगर खबर बाहर चली जाती कि कैथरीन ने बिना लाइसेंस के कैप्टन को कार्गो की कमान दी है तो उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता और अगर डस्टी को काम ना मिलता तो वो कर्ज ना चुका पाता। यही कारण था कि इतना बड़ा रिस्क जानते हुए भी दोनों ने यात्रा मंजूर करी और जहाज के डिसअपीयर होने पर उन्हें ज्यादा ताज्जुब भी नहीं हुआ। मगर उन्हें क्या पता था कि आगे वो जो देखने वाले हैं उसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो 10 नवंबर 1955
सुवा से फुनाफुटी जाने वाली मर्चेंट शिप तुवालू जब अपने रास्ते में थी तभी उसे कुछ दूरी पर एक जहाज वीरान दिखाई दिया। उन्हें लगा कि हो सकता है उसके अंदर मौजूद क्रू को मदद की जरूरत हो, इसलिए कैप्टन गेराल्ड डॉगलस ने तुरंत अपनी सीटी बजाई, जिसका रिस्पॉन्स सामने वाले कैप्टन को अपनी सीटी बजाकर करना होता है अपनी प्रेजेंस जताने के लिए। मगर सामने वाले जहाज से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब रिस्पॉन्स ना मिलने पर कैप्टन चिंता में आ गए और उन्होंने अपने शिप के क्रू मेंबर्स को उस जहाज की जांच करने के लिए भेजा, मगर वहां पर कुछ भी बचा नहीं था। डिनर टेबल पर खाना लगा हुआ था, सभी क्रू मेंबर्स का सामान उनके कमरे में बिना किसी हलचल के एज इट इज पड़े हुए थे, मगर उस खाने या उस सामान के लिए कोई भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। और अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो अब और सुनिए असली एबनॉर्मलिटीज। जहाज की सारी घड़ियां रुक गई थी और उन सब में समय था ठीक 10:25 का, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। अभी तो और आगे सुनिए। इंजन के चारों तरफ ढेर सारे गद्दे रख दिए गए थे, मगर इंजन फिर भी फंक्शन कर रहा था और जहाज को आगे बढ़ा रहा था। रेडियो 2182 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सेट था, जो इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है, जिसे दूर मौजूद सभी एयरक्राफ्ट्स और शिप्स सुन सकती है। रूट में दूरी कम होने की वजह से जोईता द्वारा भेजा गया सिग्नल जमीन पर मौजूद पोर्ट तक भी पहुंचना चाहिए था, मगर वो नहीं पहुंचा। और यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद वो सिग्नल कहाँ चला गया, इसका जवाब किसी भी साइंटिफिक किताब में नहीं खोजा जा सकता। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स सारे गायब थे, मगर फर्स्ट एड किट अपनी जगह पर जैसी की तैसी रखी हुई थी, जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में सबसे पहले पैक करी जाती है। फर्स्ट एड किट को ना पैक करना इसीलिए भी नहीं समझ में आता क्योंकि वहां पर कई सारी बैंडेज रखी हुई थी जिस पर खून के निशान थे, मगर ना तो फर्श पर किसी तरह का खून का दाग था और ना ही कहीं पर कोई ऐसा निशान जो किसी तरह की हिंसा या लड़ाई का संकेत थे। तो आखिर ये खून था किसका, कैसे निकला, और अगर निकल ही रहा था तो बकायदा बैंडेज से पोंछा भी गया, तो मेडिकल सप्लाईज को वहां पर छोड़कर फालतू का सामान क्यों लादा गया। अब इस शिप से बस 2 ही चीजें गायब थी, एक तो उसकी 4 लाइफ बोट्स और दूसरा उस पर रखा हुआ 4 टन का कार्गो। अब यहाँ पर फर्स्ट थियरी यही आती है कि किसी इमरजेंसी की वजह से उसके यात्रियों ने जहाज को छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर सभी इसकी कंडीशन की ओर देखते हैं। उस जहाज के टैंक में 5 हफ्तों तक ड्रिफ्ट करने के बावजूद अभी भी फ्यूल मौजूद था, उसका एक इंजन परफेक्टली चल रहा था। यहाँ तक कि अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो जितनी दूर ये जहाज पाया गया था, अगर उतनी ही दूरी ये सही डायरेक्शन में तय कर लेता तो जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाता। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब क्रू के पास जिंदा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पूरे आसार थे तो उन्होंने इस जहाज को अबैंडन क्यों किया। डस्टी मिलर जो खुद कहते थे कि इस जहाज का डूबना असंभव है क्योंकि उसकी डिजाइन इस तरीके से बनी हुई है कि यह हमेशा फ्लोट करती रहेगी, और 5 हफ्तों तक तैरने के बाद भी जहाज का इस कंडीशन में मिलना यह साबित भी करता है कि डस्टी अपनी जगह सही थे। इस भरोसे के बावजूद उन्होंने जहाज क्यों छोड़ी, एंड लास्टली अगर उन्होंने जहाज को वाकई छोड़ दिया तो वो सब के सब गए कहां, और वो 4 टन का कार्गो कहाँ गया जिसे उन सब ने बचाया था। और अगर वो वाकई समुद्र के रास्ते भाग रहे थे तो आसमान में घूमते हुए इतने सारे एयरक्राफ्ट्स ने उन्हें स्पॉट कैसे नहीं किया, जबकि डस्टी मिलर के पास तो बंदूक भी थी जिससे वो ऊपर एयरक्राफ्ट को इशारा कर सकते थे। तो खोजकर्ताओं को जब भी लगता था कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया, उनके सामने 3 और ऐसे सवाल आ जाते थे कि अभी तुमने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए सारे सबूत को लेकर इसे हायर अथॉरिटीज को सौंप दिया गया और इसका फैसला करने के लिए एक कमिटी बैठाई गई। अब सालों तक जांच के बाद यहाँ पर 3 थियरीज सबसे ज्यादा विश्वसनीय निकल कर आती है, जिनमें से सबसे पहला है पायरेट थियरी। इस थियरी के हिसाब से जब ये जहाज कार्गो को लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था तभी इस पर कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और सारा सामान लूटकर इसमें मौजूद लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों को समुद्र में फेंक कर उन्होंने ये जहाज यूं ही छोड़ दिया। मगर यहाँ पर ना 2 चीजें समझ में नहीं आती। पहली तो ये कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की लूटमार हुई है तो जहाज में हिंसा होने के निशान होते, मगर खूनी बैंडेज के अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जो किसी भी तरह की मार काट को सपोर्ट करे। दूसरा ये है कि अगर लुटेरों ने इसे लूटा ही होता तो वो इसमें मौजूद लाइफ बोट्स को क्यों चुराते जिनसे उन्हें कोई काम ही नहीं था। और तीसरा ये कि जब भी लुटेरे सामान लूटते हैं तो वो जहाज में मौजूद कार्गो के साथ साथ उसके इक्विपमेंट्स, उसमें लगे हुए पीतल की बाथरूम फिटिंग्स
यहाँ तक कि A1 क्वालिटी का लोहा तक ले जाते हैं, मगर इस कार्गो के अलावा कुछ भी यहाँ पर गायब नहीं था। यहाँ तक कि 80 तेल के ड्रम्स को भी नहीं छुआ गया था, जबकि जनरली तो लुटेरे उस पर सबसे पहले हाथ मारते हैं। बेशकीमती सामान को यहीं पर छोड़कर नेविगेशन, लॉगबुक जैसी बेसिक और यूजलेस चीजों को अपने साथ रखना किसी लुटेरों का काम नहीं लगता, जिस वजह से यह थियरी पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। दूसरी है इंजन फेलियर थियरी, और सबूत सबसे ज्यादा इसी को सपोर्ट करते हैं। तो देखो, जोईता के कूलिंग सिस्टम को साल 1943 में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स की मदद से रिपेयर किया गया था, जो एक सस्ता और बेकार ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि इस काम के लिए जनरली ब्रास या कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। सालों तक खास दिक्कत नहीं आई, मगर 3 अक्टूबर की रात इस सिस्टम में एक छोटा सा फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से समुद्र का पानी बहुत धीरे मगर एक के बाद एक जहाज की ओर डेक में भरने लगा। अब घंटों तक पानी उस पूरे इलाके में भरता रहा, मगर इंजन रूम से आने वाली तेज आवाजों के कारण किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जा पाया, जब तक कि करीब 24 घंटे नहीं बीत गए और अगली रात जब पानी का लेवल थोड़ा दिखने लगा, तब जाकर उन्हें उसका एहसास हुआ। हर कोई इस लीकेज को रोकने की कोशिश करने लगा था, जिसके लिए उन्होंने जहाज में जितनी भी मैट्रेसेस थी उन्हें लाकर उस इंजन रूम के पानी को ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि पानी का प्रवाह रुक नहीं रहा था। इंजन को चारों तरफ से कवर करते हुए गद्दे इस बात को साबित कर रहे थे। अब यहाँ पर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। डस्टी मिलर इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि जहाज नहीं डूबेगी और ज्यादा बड़ा खतरा आने से पहले ही वो सभी सुरक्षित तोकिलाओ आइलैंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब बचे हुए फ्यूल को देखते हुए एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करी गई तो यही एस्टिमेट किया गया कि अबेंडनमेंट के वक्त शिप करीब 243 मील का सफर तय कर चुकी थी, यानी वो अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 30 या 40 मील की ही दूरी पर था। लेकिन उनके क्रू में एक बंदे ने रेडियो से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा होगा और कन्विंस हो गया होगा कि उसने डिस्ट्रेस सिग्नल सुन के कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आने वाला है। इस उम्मीद के साथ उसने सभी को बताया होगा कि अगर हमने अभी इस जहाज को छोड़ दिया और लाइफ बोट में बैठ गए तो कुछ ही देर बाद कोई हमें बचाने के लिए आ जाएगा और हम पक्का बच जाएंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी का 2182 किलोहर्ट्ज डिस्ट्रेस सिग्नल पर सेट होना इस आइडिया को सपोर्ट करता है, मगर दिक्कत की बात यह थी कि जोईता का रेडियो कम्युनिकेशन इतना खराब था कि वो 2 मील से दूर सिग्नल को कहीं ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता था। और डस्टी मिलर को भी पता था कि अगर 2 मील के आसपास रेस्क्यू शिप जैसा कुछ होता तो बाइनोकुलर से तो वो दिखाई पड़ ही जाता। मिलर ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की होगी कि रेडियो खराब है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने ये सोच के नहीं माना होगा कि मिलर शिप को अनसिंकेबल मानने के अहंकार में ये बात कह रहा है। अब यहाँ पर जहाज 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। एक था मिलर और उनके कुछ साथियों का जिन्हें विश्वास था कि जहाज नहीं डूबेगा, और दूसरा यात्रियों और बाकी मेंबर्स का जिन्हें लाइफ बोट में ट्रैवल करना एक सेफर ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि जहाज डूबने के बाद तो वो बिल्कुल जिंदा नहीं बच सकते थे, मगर लाइफ बोट में बैठने के बाद घंटों सरवाइव कर सकते हैं और क्या पता बिना किसी के आए भी छोर पर पहुंच जाए। जब ज्यादातर लोग अबेंडनमेंट के सपोर्ट में रहे तो कप्तान होने के नाते डस्टी मिलर को भी झुकना पड़ा और लाइफ बोट्स में सवार होने के बाद कार्गो सहित जहाज को छोड़ना पड़ा। मगर रिस्क यहाँ भी था, क्योंकि सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट्स नहीं थी। नाउ अनफॉर्चुनेटली ना तो कहीं सिग्नल गया था जिससे रेस्क्यू की उम्मीद हो, और ना ही लाइफ बोट्स की ऊंचाई उतनी थी कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को झेल सके। कुछ ही घंटों में समुद्र का पानी लाइफ बोट्स के अंदर भरने लगा होगा, प्लस समुद्र में शार्क्स भी बड़े तादाद में मौजूद थे, जिसका मतलब था कि इससे पहले कि उनकी खोज शुरू भी की जाती वो सभी कार्गो सहित डूब के मर गए होंगे और कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब यूजुअली इस थियरी को सच मान लिया गया, मगर टोकिलाओ आइलैंड से 9410 किलोमीटर दूर सिंगापुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो सालों बाद ऐसी खबर आई कि लोगों ने डस्टी मिलर को सिंगापुर, वेस्ट इंडीज और होनोलुलु में देखा है, जो बिल्कुल किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं लग रहा था जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हो, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सब्सटेंशियली वेल्थ क्रिएट कर ली हो और अब वो एक बिल्कुल ही अलग शख्स हो। और यहीं पर आती है तीसरी और सबसे एविल थियरी। क्या होगा अगर डस्टी ने रात के वक्त चुपके से सभी लोगों को मार दिया, उनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया और फिर कोई शक ना करे इसीलिए खुद ही इंजन के पास लीकेज शुरू कर दी ताकि जहाज डूबने लगे, और फिर कार्गो को अपने साथ बांधकर एक लाइफ बोट में सारे नेविगेशन इक्विपमेंट लेकर
फरार हो गया, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच बाहर निकलने के लिए नेविगेशन इक्विपमेंट तो चाहिए ही होंगे। उन्हें पता था कि बिना यात्री के सारी लाइफ बोट्स डूब जाएंगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया कि ये साफ किसी अबेंडमेंट का केस लगे और हर कोई यही समझे कि यात्रियों ने जहाज छोड़ दिया और फिर तेज प्रवाह और लाइफ जैकेट की कमी की वजह से डूब गए, जबकि एक्चुअल में ये सब कुछ डस्टी मिलर का मास्टर प्लान था, जिसके बाद उन्होंने कार्गो बेचकर मोटा पैसा कमाया और उस पैसे से अपनी एक नई पहचान बनाकर वहां से हजारों किलोमीटर दूर ऐसे इलाकों में रहने लगे जहां उनके कर्जदार दूर दूर तक ना हो और वो सुकून से एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इंजन रूम में पानी का यूं अजीब तरीके से लीक करना, नेविगेशन इक्विपमेंट का गायब रहना, कुछ सिलेक्टिव कार्गो का ही वहां पर मौजूद ना रहना और वहां पर इतनी केयोटिक सिचुएशन के बावजूद इतनी सफाई से सब ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये सब कुछ सपोर्ट करता है डस्टी मिलर के जिंदा रहने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के इस मास्टर प्लान से। मगर सवाल ये आता है कि क्या इसमें कैथरीन भी शामिल थी, जो डूबे हुए जहाज से इंश्योरेंस का पैसा वसूलना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने डस्टी को अपने प्लान के साथ कंटिन्यू रहने दिया। सच्चाई क्या है और लोगों ने जिस शख्स को सिंगापुर और बाकी लोकेशंस में देखा वो हकीकत में डस्टी मिलर था भी या नहीं, ये तो अब शायद कोई नहीं जान सकता। लेकिन आपके हिसाब से हकीकत क्या हो सकता है? आपके पास सारी थियरीज है, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि असल में वहां पर क्या घटा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है ग्रीक टाइटैनिक के एक ऐसे केस के बारे में जिसमें कि एक जहाज अचानक से डूब जाता है, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, वो क्यों डूबता है और क्यों उसे ग्रीक टाइटैनिक का नाम दिया गया। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।